नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही और न्यूज़ नशा में मेरे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। आज का विजय फैक्टर थोड़ा आंकड़ों से भरपूर है, अंकगणित से भरपूर है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है विजय फैक्टर। कुल मिलाकर इंडिया का गठन हो चुका है, एनडीए में थोड़ा घबराहट है। प्रधानमंत्री ने एनडीए का नाम भी बदल दिया है। अब वो कह रहे हैं कि पहले था कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, अब हो गया है न्यू इंडिया डेवलप्ड नेशन डी से, और ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन्स। तो चलिए, नाम बदलने के लिए तो मजबूर कर दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि 50% वोट हासिल कर रहा है, तो साफ है कि इससे घबराहट है। लेकिन मोदी जी की घबराहट कितनी हकीकत से सटी हुई है या कितनी कार्यकर्ताओं में जोश जगाने की स्थितियां हैं, इसका थोड़ा विजय फैक्टर देखते हैं। और दोनों का, इंडिया का और एनडीए का, सिर्फ आंकड़े, शुद्ध रूप से आंकड़े, 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े। तो कागज पेंसिल लेकर आप तैयार हो जाइए, अगर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर 2019 में एनडीए को 329 सीटें थी। आज की तारीख में जो मतलब बाहर निकल गए उनको छोड़ दिया जाए, 329 सीटें। और वोट मिला था करीब, हम होल फिगर की बात करेंगे, 38% वोट। 37 पॉइंट समथिंग था, तो उसको हम 37.5 से ज्यादा था तो उसको हम 38 बता लेते हैं। और उनके जो सहयोगी पार्टी थे उनको 7% वोट मिला था। तो कुल मिलाकर वोट होता था 45% वोट। अब ये जो इंडिया आ गया है, 2019 में इंडिया उस रूप में चुनाव नहीं लड़ रहा था, लेकिन जितनी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, जितना उनको वोट मिला था, उसके हिसाब से 2019 में इंडिया के हिस्से में आया था 39% वोट। वही 38.5% से ज्यादा है, तो इसको हम 39 कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर फर्क क्या हुआ? 6% का। तो क्या अपने नैरेटिव के आधार पर विपक्ष एक हो रहा है, 9 साल की, 10 साल की, अगले साल तक एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगी, तो इसके कारण ये जो 6% वोट का फासला है वो कम हो जाएगा, यकीनी तौर पर कम हो जाएगा, बहुत से लोगों का ये कहना है। लेकिन कितना कम हो जाएगा? 6% का फासला है। लोग कह रहे हैं कि साहब, इंडिया का वोट परसेंटेज 2-3% बढ़ जाता है तो वो 39 से आप समझ लीजिए 41-42% पहुंचते हैं। और उसी अनुपात में अगर एनडीए का वोट परसेंटेज 2-3% कम हो जाता है तो इस हिसाब से वो 42-43% के आसपास पहुंचते हैं। तो यकीनन मामला बड़ा नजदीकी का हो जाएगा, बहुत ज्यादा नजदीकी का हो जाएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है। हालांकि इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है, आप कत्ते ये मतलब मत नहीं निकालिएगा कि अगर वोट परसेंटेज दोनों का बराबर हो गया तो दोनों की लोकसभा में सीटें भी बराबर होंगी। वोट परसेंटेज के हिसाब से सीटें ट्रांसलेट करना बड़ा मुश्किल काम है, और हिंदुस्तान में तो मुश्किल काम इस संदर्भ में और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने भारी बम्पर रिकॉर्ड से बहुत सी सीटें जीती थी। 224 सीटें, तो 50% से ज्यादा वोट हासिल करके जीती थी। तो वहां पर इंडिया को मेहनत मशक्कत ज्यादा काम करनी होगी। लेकिन एक फिगर है जो इंडिया के पक्ष में जाता है। इंडिया के पक्ष में यह फिगर जाता है कि के पक्ष में 11 जितने उनके लोग शामिल हुए, नेता शामिल हुए, वो कुल मिलाकर 11 राज्यों में मुख्यमंत्री पद पर हैं। 11 राज्यों में सरकारें हैं एक तरह से इंडिया की, जिसमें कांग्रेस की आप देख लीजिए, इस समय 4 राज्य तो कांग्रेस के हो गए। इसमें कर्नाटक हो गया, हिमाचल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, फिर मिली-जुली उनकी सरकार झारखंड में हो गई, मिली-जुली सरकार बिहार में हो गई, और फिर ममता हो गई, डीएमके, स्टालिन हो गए, और भी बहुत कुछ और लोग हो गए। तो कुल मिलाकर 11 राज्य हैं उनके। और इन 11 राज्यों में लोकसभा सीटें कितनी आती हैं? 243 सीटें आती हैं, 243 सीटें। दूसरा आंकड़ा देखते हैं बीजेपी का। बीजेपी बीजेपी चलिए छोड़िए, एनडीए की बात करते हैं। ये बदला हुआ एनडीए, न्यू इंडिया वाला एनडीए की बात करते हैं। ये इनकी 12 राज्य में या तो इनके मुख्यमंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री हैं। जैसे महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, बीजेपी की कायदे से सरकार है, लेकिन उनका उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री नहीं है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है। इसी तरह कुछ और पूर्वोत्तर राज्यों में भी यही स्थिति है।
तो इनके खाते में आई इन राज्यों में, 12 राज्यों में 219 सीटें, 219 सीटें। तो यहां मुकाबला थोड़ा इंडिया के पक्ष में जाता हुआ दिखता है। अब आगे चलते हैं, कुछ और आंकड़े देखते हैं। जैसे एनडीए में 38 जो लोग शामिल हुए हैं, दल शामिल हुए हैं, इसमें से 9 ऐसे हैं जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में कोई उम्मीदवार उतारा ही नहीं था। 16 ऐसे थे जिनको उम्मीदवार तो उतारा लेकिन एक भी सीट नहीं मिली। 7 ऐसे थे जिन्होंने उम्मीदवार कई उतारे लेकिन जीता एक ही। तो 16 और 9, 24 और 7, 31 पार्टियां तो ऐसी हैं जिनके पास कुल मिलाकर आती हैं 7 सीटें, सिर्फ 7 सीटें। और बाकी 38 में से 31 हटा दिया जाए तो 8 पार्टियां ऐसी आती हैं, जिन 8 या 7 पार्टियां जिनके पास 322 सीटें बची हुई। ये इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। आगे चलते हैं। अब इसका एक आफ्टर इफेक्ट क्या है? लोग कह रहे हैं कि बीजेपी एक तरह से इंडिया को थोड़ा नीचा दिखाने के लिए, इंडिया से मेरा मतलब INDIA, ये विपक्ष वाला, कांग्रेस वाला इंडिया, तो बीजेपी इस इंडिया गठबंधन को, ऐसे कह देते हैं चलिए, इंडिया गठबंधन को थोड़ा कमतर दिखाने के लिए कि नैरेटिव उनके पक्ष में ना चला जाए और उनके गोदी मोदी मीडिया चैनल को भी टॉकिंग टर्म्स में कुछ बात करने का मौका दिया जाए, तो इनको जोड़ तो लिया ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को, 38 पार्टियों को, लेकिन दिक्कतें आने वाली हैं। अब ये अपना हिस्सा मांगेंगी। अब छोटी छोटी पार्टियां जो एक भी लोकसभा सीट जीतने की स्थिति में नहीं है, उन्होंने मांग ली 1 सीट 2 सीट, तो फिर बीजेपी क्या करेगी? मनाना भी पड़ेगा। फिर साथ रखना है तो उनकी कुछ बातें भी माननी पड़ेंगी लोकसभा चुनाव से पहले तक। तो अपने आप में ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो बीजेपी के लिए एक नया सरदर्द हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के सामने सरदर्द नहीं है, इंडिया के सामने तो सरदर्द ही सरदर्द है। अभी तो सिर्फ नाम ओके किया है, अभी तो काम देखना है, काम ही लोग देखेंगे, नाम से थोड़ा लोग प्रभावित होंगे। नाम चर्चा में आ गया, सुर्खियों में आ गया, वो अपनी कहानी अलग जगह है, उसमें आपने प्रारंभिक तौर पर सफलता हासिल कर ली, मुबारक हो आपको। लेकिन मुद्दे निर्धारित करने हैं, यूसीसी को लेकर इंडिया में कोई कह रहा है साथ है, कोई कह रहा है साथ नहीं है। इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जिनको सॉल्व करना। अभी तो समन्वयकों की 11 संयोजक इस रूप में बनाए जाएंगे, उसके ऊपर एक संयोजक होगा और तमाम चीजें। एक और इंटरेस्टिंग फिगर है जो मैं आपको बता रहा हूं कि अब एक और इंटरेस्टिंग फिगर है जिसका विश्लेषण करते हैं कि इस समय एनडीए के पास जितनी पार्टियां हैं और बीजेपी समेत, बीजेपी को 23 करोड़ वोट मिले थे। जो एनडीए के साथ नए धड़े जुड़े हैं इनको करीब 2 करोड़ के आसपास वोट मिला था, तो इनकी तादाद 25 करोड़ बैठती है। अब इंडिया की बात करें तो कांग्रेस को करीब 12 करोड़ वोट मिला था, और जो पार्टियां और जुड़ी हैं, ममता की, डीएमके की, दूसरी पार्टियां, उनको करीब करीब 13 करोड़ वोट मिला था। तो कुल मिलाकर ये 25 करोड़ का आंकड़ा बैठ जाता है। यानी वोट परसेंटेज के हिसाब से 25 करोड़ इधर है, 25 करोड़ इधर है। और ऐसे में बैलेंस कौन बिगाड़ेगा? टीडीपी जैसी पार्टी, जगन मोहन रेड्डी, बीजू जनता दल, श्रोमणी अकाली दल, नवीन पटनायक का मैंने नाम ले लिया, मायावती जैसी पार्टी, इनके खाते में 8 करोड़ वोट हैं करीब करीब। तो ये जिस तरफ टिल्ट करेंगे, चाहे वो चुनावी नतीजे आने से पहले हो या चुनावी नतीजे आने के बाद हो, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। इसका भी हम अध्ययन करेंगे, ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि कौन कहाँ जा सकता है। जैसे, हाँ, तेलंगाना को मैं भूल गया था, टीआरएस को भी, बीआरएस जो अब हो गई केसीआर की पार्टी, 76 लाख वोट तो इसको मिला था। अकालियों को करीब 40 लाख वोट मिला था। जगन मोहन रेड्डी को करीब 2 करोड़ से ऊपर, 2.25 करोड़ वोट मिला था। टीडीपी को करीब 1.25 करोड़ वोट मिला था। नवीन पटनायक को 1 करोड़ वोट मिला था। मायावती को 2.25 करोड़ वोट मिला था। हालांकि छोटी पार्टियों की हम बात नहीं कर रहे, जो अपना दल है, राजभर की पार्टी है, निषाद की पार्टी है, 15 लाख वोट भी नहीं मिले थे कुल मिलाकर। उधर जैसे लालू की पार्टी को करीब 70 लाख वोट मिला, समाजवादी पार्टी को 1.5 करोड़, ममता को 2.5 करोड़, ठाकरे की पार्टी को 1.25 करोड़, सीपीएम को भी करीब करीब 1 करोड़ 20 लाख के आसपास, शरद पवार को 85 लाख, जो मैं बता रहा है कि इनकी संख्या करीब करीब 13 करोड़ बैठती है। तो यहां पर भी बराबर का मामला है वोट के हिसाब से। और जिन जहां जहां सरकारें हैं उनकी,
जो इंडिया के साथ हैं उनकी सीटें 243 मैंने बता दिया, और जो जहां जहां सरकारें हैं जो एनडीए के साथ है उनकी सीटें 219 बता दिया। एक और आंकड़ा मैंने आपको बता दिया कि 2019 के हिसाब से देखा जाए तो एनडीए के खाते में 45% वोट आया था, और 2019 के खाते के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया के खाते में 39% वोट आया था। 6% वोट का फर्क था, लेकिन फिर वही कहानी, 2% इधर बढ़े 2% इधर घटे तो मामला बराबरी पर आ जाएगा। लेकिन फिर बीजेपी थोड़ा भारी क्यों पड़ती हुई दिख रही है? बीजेपी का आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है, घबराया हुआ है और थोड़े सिमटे हुए हैं, और मोदी जी को भी इस तरह भाषण में तल्खी आ रही है, एक चेहरे पर अनेक चेहरे, और बहुत सारी चीजें वो बोल रहे हैं। 50% वोट हासिल करना है, इसका वो एक लक्ष्य नया दे रहे हैं, तो इसका मतलब है घबराहट है। घबराहट कायदे से नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये आंकड़े बड़े इंटरेस्टिंग है। पिछली बार 5 लाख के ज्यादा अंतर से 17 सीटें जीती गई थी 17 सीटें। इसमें से 15 सीटें अकेले बीजेपी ने जीती थी। यानी इंडिया कितना भी जोर लगा ले, ये 15 सीटें जो बीजेपी ने 5 लाख के ज्यादा अंतर से जीती थी, इस वोट को, अंतर को पाटना इंडिया के लिए लगभग असंभव होगा। 4 लाख के ज्यादा वोट के अंतर से 52 सीटें थी कुल मिलाकर, जिसमें से 31 बीजेपी ने जीती थी। 4 लाख का वोट भी अंतर बहुत ज्यादा होता है। अब आगे चलते हैं। 3 लाख के अंतर से ज्यादा से 2019 में 131 सीटें जीती गई थी, जिसमें से 105 बीजेपी ने जीती थी। तो ये 105 और ये 31 और 15, इनको आप अलग रख लीजिए। ये बीजेपी से छीनना मुश्किल होगा, मानकर चलते हैं, आपको भी मानकर चलना चाहिए। ये 141 और 156 सीटें करीब हो गई। अब देखते हैं 2 लाख वाला अंतर। या इंडिया के लोग थोड़ा निराश हो रहे होंगे तो उनके लिए एक पॉजिटिव आंकड़ा बता दें कि बीजेपी ने पिछली बार 77 सीटें 1 लाख से कम अंतर से जीती थी, और इसमें से भी 41 सीटें थी जो 50,000 के कम अंतर से, 25 सीटें 25,000 के कम अंतर से, 10,000 के कम अंतर से 10 सीटें, और 5,000 का वोट के अंतर से 5 सीटें जीती थी। तो विपक्ष अगर एक होता है, इंडिया इन सीटों पर एनडीए को हरा सकता है। 77 की 77 सीटों पर हराने की आज की तारीख में 2019 के संदर्भ में देखा जाए तो वो क्षमता रखता है। 77 नहीं तो 70 सीटें तो हरा ही सकता है। अब इसमें भी 2 लाख के अंतर, ज्यादा अंतर से बीजेपी ने कुल 236 में से 164 सीटें जीती थी। 2 लाख का अंतर लोकसभा चुनाव में बहुत भारी अंतर नहीं होता। एक चीज तो ये, इसका उदाहरण मैं आपको छोटे छोटे दो देता हूं। 2 उपचुनाव राजस्थान के संदर्भ में। 2014 में जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी ने सभी 25 सीटें जीती थी। उसके 2 साल या 2.5 साल बाद अजमेर में उपचुनाव हुआ। वो सीट जो बीजेपी ने 2-2.5 लाख के वोट के अंतर से जीती थी, और अलवर में उपचुनाव हुआ जो सीट वही बीजेपी ने 2 लाख प्लस से अंतर से जीती थी। दोनों जगह कांग्रेस के नेता खड़े हुए, एक जगह रघु शर्मा अजमेर से और डॉक्टर करण सिंह यादव खड़े हुए कहां से? अलवर से। अलवर से डॉक्टर भंवर जितेंद्र सिंह, राहुल गांधी के करीबी, वो चुनाव हारे थे और उपचुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। सचिन पायलट अजमेर से हारे थे 2 लाख के ज्यादा अंतर से, और वो उपचुनाव में चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं जुटा पाए, हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन कांग्रेस दोनों सीटें जीत गई, और करीब करीब 75,000 या 1 लाख के अंतर से। यानी कांग्रेस ने 2 लाख के हार का जो अंतर है उसको पाटा, और 75,000 1 लाख अतिरिक्त वोट लिया, तो 3 लाख का फासला हो गया एक तरह से। तो यह असंभव नहीं है 2 लाख वाला भी। तो बीजेपी के लिए चिंता की बात ये है सबसे बड़ी, और इसमें आती हैं 226 सीटें। राजस्थान की 25 में से 16 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी ने 2 लाख के अंतर से जीती थी। मध्य प्रदेश में 29 में से 16 है, गुजरात में 26 में से 15 है, हरियाणा में 10 में से 8 है, यूपी में 80 में से 10 है। और यूपी के साथ इंडिया को लेकर एक पॉजिटिव चीज यह है कि 80 में से 20 सीटें, यानी बीजेपी ने जो 62-66 सीटें जीती थी उसमें से 20 सीटें ऐसी थी जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 1 लाख के कम अंतर से जीती थी। तो अगर उत्तर प्रदेश में गठबंधन बन जाता है तो यहां भी बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं होगा, आसान ही होगा। मोटे तौर पर 2019 के आंकड़ों के हिसाब से अगर हम चीजों को स्टडी करने की कोशिश करें
तो ये कुछ आंकड़े हैं, या दिलचस्प आंकड़े हैं, इसको आप सिर्फ खेल सकते हैं, दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं, लेकिन 2019-2024 में रिपीट हो जाएगा, असंभव। अलग अलग चुनाव होगा। विपक्ष की स्थिति 2019 के मुकाबले बेहतर है, बहुत ज्यादा बेहतर है इस समय। आने वाली स्थितियों में अगर उपचुनाव, ये विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में कांग्रेस जीतती है, तो आप समझ लिए कि इंडिया का और ज्यादा शाइनिंग इंडिया हो सकता है। 2004 के शाइनिंग इंडिया से प्लीज इसकी तुलना मत कीजिएगा। तो इंडिया का शाइनिंग इंडिया उस रूप में हो सकता है, इंडिया यानी गठबंधन का, गठबंधन के इंडिया का। तो मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो सकता है। लेकिन बीजेपी ने बहुत सी सीटें बहुत भारी अंतर से जीती थी। तो ऐसे में निचोड़ यह है कि इंडिया को वाकई में, गठबंधन को वाकई में कागजों पर के अलावा केमिस्ट्री के रूप में भी, जमीन पर भी उतरना होगा, एक एक वोट की मारामारी करना पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि जो जहां मजबूत है वहां लड़ लिया, दूसरे ने हस्तक्षेप नहीं किया। जो जहां लड़ लिया, मजबूत है वहां तो लड़े, दूसरा हस्तक्षेप नहीं करे, ये भी आदर्श स्थिति है। लेकिन जिसको जहां लड़ना है उसको और जोर से लड़ना है। वो ये ना सोचे कि मैं अकेला लड़ रहा हूं बीजेपी से तो अब मेरी जीत आसान हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। खासतौर से कांग्रेस को 190 में से 175 सीटें बीजेपी छीन गई थी, जहां आपस में मुकाबला हुआ था। वहां विपक्ष का कोई और पार्टी ना तो तब थी ना अब होगी। तो ऐसे में कांग्रेस को अपनी स्थिति सुधारनी, अपनी क्रेडिबिलिटी सुधारनी, अपने वोट बैंक का विस्तार करना है और अपने दम पर करना है। ये सबसे बड़ी चुनौतियां हैं इंडिया के सामने। चलिए, शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।